नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 62। इससे पहले मैंने 61 एपिसोड या क्लासें अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। उनकी मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है देखनी। और इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मंथली, जिससे आपको भी देखने में सुविधा हो। इस वीडियो में हम विश्व, भारत और राजस्थान इनका तो देखेंगे, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान भी देखने वाले हैं साथ में, जो कि अन्य फैक्ट के रूप में देखेंगे। जैसे इनके साथ भूगोल, साइंस व ऐसे सारे फैक्टों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और एग्जामों में भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आजकल एग्जामों में, हर एग्जाम में बहुत डीप के क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से कोई नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटाफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है तुवालू, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है नेपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तुवालू। तुवालू में हाल ही में भारत सरकार द्वारा मोटाफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में शुरुआत की है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, और क्या क्या है अन्य फैक्ट वो भी देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। मोटाफोआ क्या है? मोटाफोआ जल परियोजना कह सकते हैं, स्वच्छ जल परियोजना कह सकते हैं। स्वच्छ जल परियोजना ये है। और ये मतलब इसे देखें तो ये किस देश में शुरू की गई? तो तुवालू देश है ये। तुवालू देश का नाम है तुवालू। इस देश में शुरू की गई भारत सरकार द्वारा। और इसके अलावा स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजना है। और इसके अलावा इसमें वित्तीय सहायता भारत द्वारा की जाएगी। वित्तीय सहायता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भारत द्वारा की जाएगी वित्तीय सहायता। किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत सरकार की ओर से की जाएगी। कितने पैसों की जाएगी, मतलब कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 7 लाख अमेरिकी डॉलर के रूप में दिया जाएगा। मतलब 7 लाख अमेरिकी डॉलर देख सकते हैं। तो भारत के तो कितने रुपए होंगे, आप जोड़ दो 7, मतलब ये हो जाएगा लगभग 1 लाख का, तो इतना हो जाता है। इससे 7 लाख को प्लस 82 से गुणा कर लेना, इतने पैसे देंगे ये भारत सरकार उनको, जो मतलब तुवालू में, जो जिस देश की तुवालू में देश की सरकार है उनको देंगे। और इसके अलावा प्रशांत महासागर में देश हैं कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। क्यों ये क्वेश्चन इतना ही था, आपको बता दिया, और इसमें कोई फैक्ट नहीं है। प्रशांत महासागर के देश कौन कौन से हैं? तो वो प्रशांत महासागर के देश देखे तो पापुआ न्यू गिनी, और देखे तो कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी है। और इसके अलावा जो फ्रांस है ये है। और अन्य फैक्ट और देखें तो मतलब ये देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन किन देशों में या किन किन देशों को, मतलब किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो इतना ही था क्वेश्चन, मैंने बता दिया, और कोई इसमें फैक्ट नहीं बन रहा है। जिसमें फैक्ट नहीं बना उसमें कचरा नहीं करेंगे फालतू का, जो आएंगे वही देखेंगे।
अन्य बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पीएम, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो जैसे देखें तो एक मिला है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और इसके अलावा और एक फ्रांस का मिला है सर्वोच्च सम्मान। फ्रांस का कब मिला था, जब 14 जुलाई को वो बेस्टिल परेड दिवस में गए थे, तो तब उनको दिया गया था। और इसके अलावा मिस्र का भी मिला है, ये भी ध्यान रखना साथ में। इसके अलावा और किस देश का मिला है, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस, मिस्र। और इसके अलावा और किसका है, तो पलाऊ का है, पलाऊ। एक और देश है, उनका भी सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो वो कौन सा है, ये एक हो गया देखो, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, पलाऊ। एक और देश है, वो कौन सा है, फिजी। हाँ, फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये तो मिला है नरेंद्र मोदी जी को, इन देशों का सर्वोच्च सम्मान, ये भी ध्यान रखना। और इसके साथ हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको भी मिला है, मतलब तो उनको भी मिला है। कौन सा मिला है, तो उनको मिला है मतलब सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है, तो येलो स्टार, इतना ही ध्यान रखना है, बाकी नाम तो बहुत बड़ा है इसका, आप येलो स्टार याद रख लेना, येलो स्टार, ये इनको मिला है। और इसके अलावा अन्य में देखें तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा हाल ही में एक अरुणा था, वो किससे संबंधित है, अरुण, ये भी कोई मिशन है, ये किससे संबंधित है, तो ये नेपाल देश से संबंधित है, ध्यान रखना। और इसके अलावा अन्य में देखें तो इस्माइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कुछ और देख लेते हैं अन्य फैक्ट में, ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हुए। इस्माइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है सचिन। और इसके अलावा आप और बता सकते हैं, जैसे किस राज्य द्वारा हाल ही में ऑपरेशन ओपीएस, ऑपरेशन पंजाब सिस्टम, ये किसने चलाया गया, ओपीएस, ये किस सरकार द्वारा चलाया गया, तो ये पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया। ये क्यों चलाया गया कि युवा है, जनसंख्या है, वो नशे में गिरते हैं, तो उन्हें नशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया पंजाब सरकार द्वारा। और इसके अलावा और देखें तो जूनियर हॉकी, जूनियर एशियाई हॉकी है, जूनियर एशियाई हॉकी, ये किसने जीता, जूनियर एशियाई हॉकी, ये किसने जीती है, तो ये किस देश ने जीती है, तो ये जीती है भारत ने, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने बताया था वो ये फैक्ट बता दिए। इसके अलावा कोई अन्य नहीं बन रहा है। एक दो याद रखने का, यूएनओ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व क्या नाम है, ये आप बता देना। और तो इसके साथ मैंने ये बता दिया। इसके अलावा RA में आपने सुना होगा MV गंगा विलास। और इसके अलावा एक और है जो MV, जो चेन्नई से बांग्लादेश गई थी, उस अंतर्राष्ट्रीय मतलब पोत का क्या नाम है, वो भी बता देना। ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पाशक्स युद्ध अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है, या किस भारतीय जहाज ने भागीदार ली है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए INS कोची, दूसरा INS चेन्नई, ऑप्शन सी है INS कावेरी, और ऑप्शन डी है INS कोलकाता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, INS चेन्नई। INS का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। INS चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। जो भारत और सऊदी अरब की नौसेना मतलब नेवी के बीच जो भी एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है पाशक्स युद्धाभ्यास, इसमें भाग लिया है। तो आइए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं INS किसे कहते हैं। INS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल सिस्टम। इंडियन नेवल सिस्टम होता है इसकी फुल फॉर्म।
और INS चेन्नई ने ये भाग लिया है। तो अब जान लेते हैं इसका कहाँ पर आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किसके चीज के मध्य हुआ था? पासेक्स अभ्यास। तो ये आयोजित हुआ है भारत प्लस सऊदी अरब। इन दोनों देशों की कौन सी सेना भाग ली है? तो ये लिए हैं नौसेना। नौसेना ने इनके भाग लिया है। और इसके अलावा और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो आयोजन स्थल देखे, आयोजन स्थल, तो ये आयोजन स्थल है उसका नाम है जे। आयोजन स्थल कौन सा है? तो आयोजन स्थल देखे तो उनका नाम है जनेंद्रा। ये कोई स्थान का नाम है जो सऊदी अरब में ही है, इतना ध्यान रखने को जरूरत नहीं है, मैं तो ये बता रहा हूँ बस। जनेंद्रा ये कहाँ पर है? सऊदी अरब में, यहाँ पर है, यहाँ पर आयोजन किया गया। और इसके अलावा हाल ही में एक और ऑप्शन मतलब जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंद। अल मोहम्मद अल हिंद। ये किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा या सऊदी अरेबिया के और भारत के मध्य हुआ है, ये भी ध्यान रखना। सऊदी अरेबिया और भारत के मध्य ये आयोजित हुआ है। और इसके अलावा आप जान लेते हैं कुछ अन्य जो भी सैन्य अभ्यास है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हाल ही में आ रखा है, तो ये भी ध्यान रखना। SSC हुआ या अदर डिपार्टमेंट हुए वो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं। और अब जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, राजस्थान पुलिस का जल्द ही वो फिजिकल डेट घोषित होकर RS की डेट आ गई है, तो आज उम्मीद है कि RS में एक दो क्वेश्चन पड़ेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा सैन्य अभ्यास का। तो सबसे पहले देखते हैं अजय वॉरियस हुआ है, ये भारत प्लस UK यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 पर देखें तो अल नजा, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया, जैसलमेर में आयोजन हुआ। और किस किस के मध्य हुआ है? ये भारत और ओमान, भारत प्लस ओमान के मध्य ये आयोजित किया गया, ये भी याद रखना। और इसके अलावा अन्य में देखें तो युद्ध शक्ति, यह युद्ध अभ्यास, इसका युद्ध अभ्यास नाम है युद्ध अभ्यास। तो ये किस किस मध्य होता है? ये भारत प्लस USA के मध्य होता है। इसके अलावा और देखें तो सूर्य किरण ये किन के मध्य आयोजित होता है? तो सूर्य किरण होता है नेपाल व भारत के मध्य आयोजित होता है। और अन्य और देखें तो बोंगो सागर, आपने नाम सुना होगा बोंगो सागर, तो ये किसके मध्य आयोजित होता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है, भारत और बांग्लादेश। और बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। संप्रीति, आपने नाम सुना होगा संप्रीति, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है, भारत और बांग्लादेश। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मालाबार का, ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसमें एक देश नहीं लेता है भाग, 4 देश लेते हैं मालाबार में, ध्यान रखना। मालाबार ये इसमें भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, मैं पूरा देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा देश है इसमें शामिल? इसमें एक है अमेरिका USA प्लस एक है जापान। ये 4 देश वही है जो क्वाड से संबंधित रखते हैं, वही इसमें है मालाबार में। और देखते हैं तो आता है संप्रीति आ गया, बोंगो सागर आ गया, सूर्य किरण आ गया, युद्ध अभ्यास आ गया, अल नजा आ गया, अजय वॉरियस आ गया।
गरुड़ आ गया। अब गरुड़ है, गरुड़ ये किसके मध्य होता है? तो ये भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। भारत व इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है गरुड़। जबकि गरुड़ शक्ति आ जाए तो वो भारत और जापान के मध्य होगा। गरुड़ शक्ति ये किसके मध्य है? तो ये है भारत व जापान के मध्य स्थित है, या जापान के मध्य होता है मतलब। और देखें तो इसमें और आता है सिलिनेक्स। ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है? सिलिनेक्स। तो ये होता है भारत व श्रीलंका के मध्य। भारत व श्रीलंका। आज सारे इंपॉर्टेंट है वो मैं एक ही क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ, और लिखता हूँ मैं इधर जो भी इंपॉर्टेंट है वो और लिख देता हूँ। क्यों? ये इसी क्वेश्चन में पूरा डिटेल करा देता हूँ, ये युद्ध अभ्यास वाला जो याद है मुझे। ये हो गया सिलिनेक्स हो गया। और कौन सा है? और इसमें ये हो गया अब एक्वेरियम। ये किस किस के मध्य होता है? तो एक्वेरियम ये भारत व मालदीव के मध्य होता है। भारत व मालदीव के मध्य आयोजित होता है। और कौन सा है? तो और देखे तो एक होता है सिम्बेक्स। ये किसके मध्य होता है? सिम्बेक्स। ये सिटमैक्स अलग है, सिम्बेक्स अलग है, दो है इसमें। सिंगापुर भारत प्लस म्यांमार, ये 3 देश है इसमें सिम्बेक्स में ना। म्यांमार नहीं, इसमें सिंगापुर और भारत दो ही है सिम्बेक्स में। और एक आता सिटमैक्स। ये सिटमैक्स है, इसमें 3 देश है। इसमें एक है सिंगापुर, इसके एक है थाईलैंड, और इसके अलावा एक है उसका नाम है भारत। ये 3 देश इसमें है सिटमैक्स, ये भी ध्यान रखना इसके साथ। और एक आता है फ्रिंजेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेक्स है, ऐसा है कुछ, फ्रिंजेक्स यही नाम है शायद तक। ये किया जाता है नाटो के द्वारा आयोजित। नाटो आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है नाटो की। NATO नाटो, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और कुछ है जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक वॉरियर्स युद्ध अभ्यास है, ये किसके मध्य होता है? वॉरियर्स। तो जो वॉरियर्स है ये होता है भारत, ये वॉरियर्स है वो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। भारत प्लस अमेरिका, या USA कह सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है तो वो भी इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्योंकि जब आ ही गया है सैन्य अभ्यास का, तो एक मतलब जो तीनों भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है उसका क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिसमें तीनों भारतीय सेना ही उसमें भाग लेती है। इसके अलावा ऑपरेशन सरदवा ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये BSF द्वारा चलाया जाता है स्पेशल। और कब चलाया जाता है? BSF द्वारा चलाया जाता है। और कब चलाया जाता है? तो ये जो जनवरी फरवरी में चलाया जाता है। जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी फरवरी, इन तीनों महीनों में चलाया जाता है। ये थे इस क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारी आपको डिटेल से जानकारी बताने, इसे जैसे एक बार वापस फटा देते रहे आपको रिवीजन करा देता हूँ। अजय वॉरियर्स भारत और UK, ये क्वेश्चन आ रखा है UPSC असिस्टेंट कमांडेंट में, ध्यान रखना। अल नजा जो कि जैसलमेर में आयोजित किया गया, भारत और ओमान के मध्य आयोजित होता है। युद्ध अभ्यास भारत और USA। सूर्य किरण भारत और नेपाल। बंगो सागर भारत व बांग्लादेश। संप्रीति भारत व बांग्लादेश। मालाबार भारत और ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ये चारों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसे कहते हैं मतलब मालाबार। इसके अलावा गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। गरुड़
ब्रूड है जो भारत और इंडोनेशिया, ब्रूड शक्ति है भारत और जापान, और सिलिनेक्स है भारत और श्रीलंका, एक्वेरियम है भारत और मालदीव, और सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर, सिटमैक्स है जो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, और फ्रिंजेक है जो कि नाटो द्वारा आयोजित किया जाता है, वॉरियस है वो है भारत में अमेरिका के मध्य, और ऑपरेशन सर द्वारा ये बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, ये भी साथ में ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको अगर ये तो मैंने पूरी आपको डिटेल से बताने की जानकारी इन 2 क्वेश्चनों में आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है इक्वाडोर, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, और ऑप्शन डी है चिली। तो आप सभी को ये बताना है कि हाल ही में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। ब्राजील में ये संधि की गई है। तो आप जानेंगे हम इसकी पूरी डिटेल से जानकारी कि क्या है अमेजन वर्षावन और क्यों है इतने इम्पोर्टेंट कि पृथ्वी के लिए कि इनके लिए सहयोग संधि संगठन की स्थापना करनी पड़ी है। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमेजन सहयोग संधि संगठन, अमेजन सहयोग संधि संगठन। और देखें तो इसके मतलब जो स्थापना है वो है, स्थापना देख लेते हैं कहाँ पर स्थापना। तो इस संधि की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है बेलम, ब्राजील में। बेलम ब्राजील में ये स्थापना की गई है, मतलब ये संधि की। और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में ये है, दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप कह सकते हैं, या दक्षिण अमेरिका, उत्तरी नहीं है, दक्षिण है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में की गई है। तो ये है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको इस संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दी। अब हम है ना यहाँ पर एक मैप बनाएंगे और उस मैप में समझेंगे कि दक्षिण अमेरिका में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इतने कहाँ पर है अमेजन का, और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में और कौन सी विशेषता है वो भी जानने वाले हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी। अब मैं बाकी डिटेल से एक मैप में बता देता हूँ आपको। मैप बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनेगा, आप समझ लेना। ये समझ लेना कौन सा है। तो ये है दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका कह सकते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये है। इसके अलावा इसमें आप सभी को पता है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, इसे क्या नाम दिया गया है, या इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये भी ध्यान रखना। इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है एकांगुआ, माउंट एकांगुआ कह सकते हैं, माउंट माउंट एकांगुआ है, ये ध्यान रखना आप। माउंट एकांगुआ है जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला से यहाँ से एक नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से एक नदी बहती है, इसे अमेजन नदी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके जो आसपास में जो भी ये है ना, ये इधर इधर जो वन क्षेत्र है ना, इसे ही कहते हैं अमेजन वर्षावन, ये भी ध्यान रखना। तो ये लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, अमेजन नदी जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कह सकते हैं, जबकि सबसे लंबी नदी है वो तो नील नदी है। जब से सबसे चौड़ाई में देखे तो ये है अमेजन नदी। और जो यहाँ पर ये क्षेत्र है दोनों साइड में, ये है अमेजन वर्षावन। इन्हीं की संरक्षण के लिए ये संधि की गई है, क्योंकि हाल ही में लगभग 1 साल हो गया, उस 1 साल पहले मतलब अमेजन वर्षावन में भयंकर आग लग गई, जिससे लगभग 17% वन है वो नष्ट हो गए थे। 17% वन थे वो नष्ट हो गए थे। तो इस कारण से इनको बचाने के लिए, इसमें भविष्य में ऐसी कोई मतलब घटना न हो, तो उसकी रोक के लिए ये
संधि की जा रही है, अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना की जा रही है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अमेजन वर्षावन को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, लैंग्स ऑफ अर्थ ऑफ लैंग्स कह सकते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होते है, ऐसे ऑक्सीजन सर्वाधिक उत्पादन होती है, इसी कारण इसे मतलब ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है, इसी कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। और इसके अलावा अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्पादन, ये तो मैंने आप बता दिया है, इसका कारण क्या है, अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्पादन, अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन का उत्पादन, इस कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और अब है ना हम ये जानेंगे कि इसी मतलब दक्षिण अमेरिका है ना, इसमें अलग अलग देश हैं, तो अलग अलग देशों में जो घास के मैदान है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो भी देख लेते हैं किस देश में और किस घास के मैदान को कहा जाता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो इस सामान्य जानकारी थी, तो जो मैंने बता दी कि एंडीज पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांगवा, और इसके अलावा अमेजन नदी भी है, अमेजन वर्षावन भी है। पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं जिसे 17% जंगल यहाँ पर जल के नष्ट हो गए, इस कारण इसको बचाने के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना की गई और सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इस कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अब जानते हैं कुछ अन्य जानकारी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो अन्य में देखें तो मतलब अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, अर्जेंटीना है ना, यहाँ पर एक घास के मैदान है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को किस नाम से या क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पंपास। ये एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जो अभी मैंने आपको बता रहा हूँ ना, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये घास के मैदानों का क्वेश्चन आया है। आज मैं पोस्ट डालूंगा, आप देख लेना, चैनल पर जाकर कम्युनिकेटिव है ना, कम्युनिकेशन, उसमें जाकर देखना, वहाँ पर ये पोस्ट मिलेगी जिसमें मैं ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ, जो कि वर्षावन के घास के मैदान में ऐसे कुछ आया था वो। और इसके अलावा ब्राजील में इसे क्या कहते हैं, और इसका एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला का सबसे हाईएस्ट पर एंडी, ये तो इस घास के मैदान को कहते हैं। इसके अलावा जो वेनेजुएला में है ना जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, एंजिल जलप्रपात, ये भी ध्यान रखना। साथ में जो कहाँ के घास को मैदान को कहते हैं, पंपास मैंने करा दिया है, वेस्ट। और इसके अलावा एक दो और है वो भी दे देता हूँ मैं, डाउन्स, ये किस देश में घास के मैदानों को कहते हैं, डाउन्स। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा फेजेंडा क्या है ये मैं बता देता हूँ। तो फेजेंडा किसे कहते हैं कि ब्राजील में जो चाय के बड़े बड़े या कॉफी, ब्राजील में जो कॉफी के बड़े बड़े मैदान है उसे फेजेंडा कहते हैं, कॉफी के मैदानों को फेजेंडा कहता है। अब इसके साथ और फैक्ट याद आ गए वो भी बता देते हैं, कॉफी के मैदान को क्या कहते हैं, फेजेंडा। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि मतलब कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो सैंडोस बंदरगाह है उसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सैंडोस जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह, और इस बंदरगाह को क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कॉफी बंदरगाह। और इसके अलावा ब्राजील में होता है सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन, ध्यान रखना। और भारत में कॉफी का उत्पादन होता है जो होता है कर्नाटक में होता है सर्वाधिक, कर्नाटक में, जिसे कर्नाटका भी कहते हैं, कर्नाटक। और यहाँ पर कौन सी दो मतलब किस्म की कॉफी का मतलब उत्पादन किया जाता है, तो एक का नाम मैं बता देता हूँ, एक का नाम आपको बताना है क्योंकि मुझे भी इतना नहीं है याद है, फिर भी मैं बता दे, अरेबिका है एक का नाम, अरेबिका, एक का नाम अरेबिका है, एक का आपको बताना है, एक का मैं बता दिया अरेबिका, एक कौन सी है वो आपको बताना, जो कि भारत में कॉफी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में वहां पर। और इसके अलावा आपको एक और स्टैटिक मतलब करंट का क्वेश्चन बताता हूं कि जो मणिपुर में हिंसा चल रही है उसमें जांच के लिए मतलब किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जांच के लिए,
तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें जांच के लिए मणिपुर हिंसा, तो इसमें जांच के लिए मतलब एक कमेटी बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई है वो आपको बताना है। कमेटी, और इसके अलावा एक और है जो भी मतलब वो भी कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो उनके इसके अजय लांबा है इस कमेटी के अध्यक्ष। और एक मतलब सरकार की तरफ से एक सरकार की तरफ से एक कमेटी बनेगी, मतलब ये वो भी मणिपुर हिंसा से संबंधित है। तो उसकी अनुसुईया उइके जो कि मणिपुर की वर्तमान में है राज्यपाल, अनुसुईया उइके। तो ये है मतलब मणिपुर की वर्तमान में राज्यपाल। तो उनकी अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी है। तो ध्यान रखना 2 कमेटी बन चुकी है और दोनों के अध्यक्ष या किसकी अध्यक्षता में, तो वो अलग अलग, एक का नाम है अजय लांबा और एक है अनुसुईया उइके। और इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया था बिपरजॉय के बारे में, देख लेते हैं। बिपरजॉय भी इम्पोर्टेंट है क्यों अभी हाल ही में गुजरा है भारत से। तो जान लेते हैं बिपरजॉय के बारे में। नाम किस देश द्वारा रखा गया है बिपरजॉय के बारे में, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है बिपरजॉय के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में जाकर देखना। मैंने टाइटल रखा है या मतलब डिस्क्रिप्शन जो भी मतलब मिलेगा आपको वहाँ पर बिपरजॉय लिखा हुआ मिलेगा। तो उस बारे में मैंने डिटेल से जानकारी बताई है शॉर्ट वीडियो में। बिपरजॉय, तो इसका नाम बांग्लादेश ने रखा और इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और भारत के मतलब जो राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर वो त्रासदी मचाई थी। भारत ये गुजरात यहाँ पर, और ये जो तटीय रेखा है ना, इधर गुजरात हो गया, इधर राजस्थान का कुछ भाग हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, दिल्ली तक, यहाँ पर ये तूफान आया था बिपरजॉय, ये भी ध्यान रखना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। जैसे हाल ही में, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाले खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली नए अवशेष मतलब मिले हैं खोपड़ी के, वो मिले चीन से। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या है आखिरकार ये मतलब जो चीन में प्राप्त हुआ है। तो जो ये चीन में मिला है, चीन में जो ये खोपड़ी मिली है, जो कि ये बच्चे की खोपड़ी है, तो इसका नाम क्या रखा है, तो HLD6 इसका नाम रखा है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये मनुष्य की एक खोपड़ी है, ये मनुष्य या बच्चे की लिख दूं मैं, ये बच्चे की एक खोपड़ी मिली है, ध्यान रखना, एक खोपड़ी मिली है बच्चे की। और इसके अलावा और क्या मिला है, तो यहाँ पर पैर की हड्डियां मिली हैं, हाथ, ये पैर व हाथ की हड्डियां भी मिली है, हाथ की हड्डियां ये भी साथ में मिला है। और ये जो हम मानव है ना, और ये कितने साल पुरानी मानी गई है, तो ये कितने साल पुरानी है, तो ये 3 लाख, ये कितनी है, 3 लाख पुरानी है, ये भी ध्यान रखना, 3 लाख पुरानी है। और ये जब बच्चा, जब ये खोपड़ी का अनुमान लगाया कि ये जब बच्चा जिंदा था, ये फिर ये तब इसकी ये खोपड़ी है, जिंदे बच्चे की खोपड़ी है, ध्यान रखना। और इसके अलावा और इसमें क्या है कि ये मैंने बता दी जीवित बच्चे की खोपड़ी है। और इसके अलावा हम है होमोसेपियन, हम मानो कौन से होमोसेपियन है, जो खड़े होकर चल सकते हैं और जिसमें बुद्धि होती है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, इसमें होमो और सेपियंस 2 शब्द है, इनका दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो होमोसेपियंस, होमो का अर्थ क्या होता है, तो होमो का अर्थ होता है वंश, और सेपियंस होता है जाति, वंश या जाति, ये हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं, होमोसेपियंस है। और इसके अलावा अन्य में और देखें,
तो यही था इस क्वेश्चन के बारे में, इतनी कुछ डिटेल से जानकारी है ही नहीं, अगर है होती तो मैं ज़रूर बताता, इसमें कोई अधिक जानकारी नहीं है। एक एम्प्रेक्स है, आपको मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, एम्प्रेक्स युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास नहीं, ये है जो चेन्नई से, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी पहले क्वेश्चन में, जो मुझे याद नहीं आया था, गंगा विलास था एक तो, पर मैंने कहा ना जो अंतरराष्ट्रीय है, जो कि एक देश से दूसरे देश, भारत के चेन्नई से लेकर ये श्रीलंका तक गया था, कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरम श्रीलंका की राजधानी है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है रणिल विक्रमसिंघे ने, और राष्ट्रपति का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये श्रीलंका तक गया था। ध्यान रखना, ये है अंतर्राष्ट्रीय और वो है अंतर्राज्यीय। वो कहाँ से कहाँ तक है, गंगा विलास, वो भी अब आगे हैं तो देख लेते। गंगा विलास तो वो था वाराणसी से लेकर ये कहाँ तक था, तो ये था डिब्रूगढ़ असम, यहाँ तक था, और इसकी लंबाई थी इतने किलोमीटर की ये लंबाई थी, और ये 51 दिन में यात्रा पूरी करती थी। ये भी मैंने बता दिया, ये तो क्वेश्चन कोई नॉर्मल था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और तो ये थे इस 4 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें मैंने विश्व और भारत प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान को शामिल किया है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है, इसके साथ और स्टैटिक सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान से संबंधित होगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको लिखाता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मतलब पूछता हूँ, जो कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, इसमें आपका ही फायदा होगा ज़्यादा। तो आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कितने अधिकारी होंगे जो इसमें सदस्य होंगे प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 सदस्य होंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके संपूर्ण डिटेल से जानकारी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सदस्य हैं और इसके अलावा क्या क्या है अन्य, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राजस्थान सरकार की ओर के स्वीकृति। राजस्थान सरकार राजस्थान प्राकृत भाषा, राजस्थान प्राकृत भाषा, राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी और ये मतलब है जैसे इसमें कितने कितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक अध्यक्ष होगा, मतलब मैं इधर नाम लिख देता हूं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और इसके अलावा होगा कोषाध्यक्ष, और इसके अलावा ये तो है, मतलब इसमें एक एक होगा, एक अधिकारी, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा। ये तो हो गए 4, पर टोटल है ना जो इसमें राजस्थान प्राकृत भाषा है इसमें है ना, इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 5 सदस्य हैं, और साहित्य अकादमी में 7 सदस्य, अलग अलग हैं, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान प्राकृत भाषा लिख देता हूँ, अलग अलग है ये दो, राजस्थान प्राकृत भाषा एक ये, और एक है साहित्य अकादमी। इसमें जो सदस्य होंगे वो तो होंगे 7, और इसमें होंगे वो होंगे 5।
ऐसे हैं सदस्यों का कॉम्बिनेशन। जो आपको मैंने ये बताया ये ऐसे ध्यान रखना, जैसे एक एक ये हो गए 4, ये इसमें और ये इसमें 7। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, जो ये कितने सदस्य होंगे वो मैंने बताने की कोशिश की। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख अकादमी कौन सी राजस्थान में प्रमुख अकादमियाँ हैं और कहाँ पर स्थित है, कब स्थापित होंगे वो भी देखते हैं। तो मैं इधर से लिख देता हूँ एक साइड से, क्यों ये क्वेश्चन बता देते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। प्रमुख अकादमी तो नंबर 1 उस अकादमी का नाम है राजस्थान ललित कला अकादमी, जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। तो ये तो हो गई एक। फिर देखते हैं नंबर 2, उसका क्या नाम है? वो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, और उसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, और इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। जयपुर, और कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। अब देखते हैं राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, नंबर 3 पर देखते हैं राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ब्रिज भाषा कहाँ पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। नंबर 4 राजस्थान भाषा साहित्य, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में है। ये बीकानेर, जयपुर नहीं है, बीकानेर है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इनके द्वारा एक पत्रिका चलती है पत्रिका। उस पत्रिका का क्या नाम है? तो उस पत्रिका नाम है जागती जोग। ये इस पत्रिका नाम है, ये भी ध्यान रखना। साथ में प्रमुख अकादमी कौन सी है? जैसे राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, और उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। फिर आती है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। ये मत समझना ब्रिज दे के भरपूर मत जाना, इसका है ना जो मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। फिर राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर। और इसके द्वारा जो पत्रिका चलती है उसका नाम है जागती जोग। ये तो थी प्रमुख अकादमी मैंने बताई। इसके अलावा बहुत सारी अकादमियाँ, जैसे राजस्थान में रूपायन संस्था है, वो जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा मतलब वो राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, जहाँ पर मतलब ये था। इस क्वेश्चन के बारे में अधिक अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें राजस्थान की प्रमुख अकादमियाँ और उससे सन और उसके वर्तमान में कौन है मतलब अध्यक्ष, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी ये वीडियो लाने वाले हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? कहाँ पर या किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है, वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। ऑप्शन बी है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। ऑप्शन सी है
गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद या गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। यहाँ पर स्थापित किया जाएगा इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी संपूर्ण डिटेल से जानकारी। सबसे पहले देखते हैं हम आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस की स्थापना, तो आदिवासी दिवस की स्थापना या मतलब आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। ध्यान रखना कल ही मनाया गया है, तो इसी इंपोर्टेंट पे ये क्वेश्चन आया है। इसके द्वारा मतलब ये सबसे पहले घोषणा कब की गई इस दिवस की, सबसे पहले इस दिवस के बारे में जानेंगे, फिर ये अन्य फैक्ट जानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आदिवासियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे इसी क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा कब की गई है, तो घोषणा की गई थी, वो की गई थी 1994 के अंदर। ध्यान रखना 1994 के अंदर घोषणा की गई थी। और इसके अलावा ये तो घोषणा कर दी, मनाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में राजकीय अवकाश कब से शुरू किया गया था, राजस्थान में राजकीय अवकाश, राजस्थान में राजकीय अवकाश कब से मतलब शुरू किया गया, तो वो किया गया 2020 से। 2020 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को राजकीय अवकाश रहता है। स्कूलों के अंदर छुट्टियां रहती हैं, सरकारी कार्यालयों में छुट्टियां रहती हैं, तो इसी कारण ये राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। और इसके अलावा अब देख लेते हैं अन्य फैक्ट में, देखते हैं आदिवासी अध्ययन केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आदिवासी अध्ययन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, अध्ययन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो वो किया गया JNU जोधपुर के अंदर, JNVU जोधपुर, यहां पर स्थापित किया गया आदिवासी अध्ययन केंद्र। अब देखें आदिवासी तीरंदाजी अकादमी कहां पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी तीरंदाजी अकादमी, तो आदिवासी तीरंदाजी अकादमी ये कहां पर स्थापित की गई है, तो ये की गई उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर, यहां पर स्थापित की गई है। और अब देखो आदिवासियों हेतु विकास हेतु, आदिवासियों के विकास हेतु मतलब एक कार्यक्रम चलाया गया सबसे पहले, वो कौन सा था, तो वो मैं इधर लिख देता हूं, इधर आदिवासियों के विकास हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया, आदिवासियों का विकास हेतु कार्यक्रम, विकास हेतु कार्यक्रम चलाया गया। तो कब चलाया गया था और उसका क्या नाम है, आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग, इसकी स्थापना की गई सबसे पहले। तो इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास विभाग, इसकी स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अब देखते हैं मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड, ये कहां पर है, मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड, जनजाति विकास बोर्ड, तो ये कहां पर है, ये है जोधपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आदिवासी हैंडबॉल अकादमी कहां पर है, आदिवासी हैंडबॉल अकादमी, ये कहां पर है, आदिवासी हैंडबॉल अकादमी, तो ये है हैंडबॉल अकादमी, ये है उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना। ये भी
और इसके अलावा और देखिए तो बजट में घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख कि मतलब आदिवासियों से लेकर क्या मतलब इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह बासड़ यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आप देखते हैं गोविंद गुरु या गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, तो मैं लिख देता हूँ GGTVV बांसवाड़ा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब गुरु गोविंद सिंह ट्राइबल यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी जो कि बांसवाड़ा में, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 के अंदर, स्थापना 2012 के अंदर हुई थी, 2012 के अंदर हुई थी। और जब ये स्थापना हुई थी तो तब ये कहाँ पर हुई थी, उदयपुर के अंदर हुई, ये भी याद रखना, उदयपुर के अंदर हुई। और उसके बाद में 2016 के अंदर इसे है ना मतलब इसका नाम परिवर्तन कर दिया। जब ये स्थापना हुई तब इसका नाम था राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखना। और अब इसे 2016 में इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। तो आप 2016 में इसका नाम परिवर्तन के साथ साथ और क्या हुआ, इसका मतलब स्थान परिवर्तन कर दिया गया, बांसवाड़ा ला दिया गया, वहां से उदयपुर से बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में सबसे अधिक जनजाति रहती हैं, तो इसी कारण यहाँ पर इसे स्थापित किया गया। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आप सभी को विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्टैटिक, सामान्य ज्ञान और इन तीनों का करंट अफेयर बताया है। टोटल हम डेली 6 क्वेश्चन लेते हैं, इसमें संपूर्ण डिटेल जानकारी जानते हैं। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी एग्जाम आएंगे आगे हम प्रूफ के साथ वापस यहाँ पर बताएंगे कि ये देखो हमने ये क्वेश्चन कराया था और ये एग्जाम में छपा था, ये भी विद प्रूफ हम बताने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।